हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। क्या मेरी आपको आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? यस यस, आवाज आ रही है, सब कुछ बढ़िया से। अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात क्या बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। सब एकदम बढ़िया भाई, सब मस्त एकदम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, लव यू बेटा, लव यू। तो जैसा आप सब लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर, और इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में पूरा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। आज भी जो सेशन रहने वाला है पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल के नाम पे आज सच कुछ है नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया जी, मैं बहुत अच्छा हूं भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूं। यस 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 यस, लव यू बेटा, लव यू। हाँ जी। तो आ, देखो, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे ही ये वाला चैप्टर खत्म होगा, फिर उसके बाद अपने एडवांस के सेशन बचे हुए हैं। एडवांस का सेशन देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही जेईई एडवांस के लिए था, वो मेंस में वैसे ही नहीं पूछा जाता, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एडवांस का सेशन आपको नहीं मिलेगा। और ये जो चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, इसका भी एडवांस का सेशन एज सच मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें भी कुछ एडवांस में अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही थ्योरी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो अपना एडवांस का सेशन बसता है एक सॉलिड स्टेट और एक सरफेस, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले सॉलिड स्टेट का वो मिलेगा, क्या एडवांस वाला सेशन आपको सॉलिड स्टेट का पहला मिलेगा। यस, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप लोगों का शायद 18 तारीख को जो एग्जाम है उसमें सॉलिड स्टेट आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा है ना, है ना, है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले आपको एडवांस का सेशन सॉलिड स्टेट का दे दिया जाए। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, है ना, है ना, है ना। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि सारे बच्चे वो एडवांस वाला सेशन देखें सॉलिड स्टेट का। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ये कहे कि साहब मैं तो एडवांस के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहा हूं, तो मैं एडवांस वाला सेशन नहीं देखूंगा। ये गलती नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूं आपसे, सब लोगों को एडवांस वाला सेशन देखना है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो भैया कभी 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 उसका मन किया मान लो, कभी उसका मन किया मान लो, तो वो मेंस में भी पूछ सकता है। अरे भाई, ये तुम्हारी चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे? क्या लफड़ा हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चैट नहीं आ रही बेटा तुम्हारी मुझे, क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, एक मिनट मुझे देखने दो, देखें, ऐप ऐप ओपन करने दो मुझे। तुम्हारा चैट नहीं आ रही है। कहाँ गया लक्ष्य जी? ये राजी। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पॉज नहीं हुआ यार, वो तुम्हारी चैट नहीं आ रही थी ना मुझे। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें फिर ना। हैं जी दादा, स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट किया जाए अब। यस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज भी हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे बहुत सारा। तो सारे बच्चे, वो बोलते हैं ना, अनाउंसमेंट होता है ना, एक कमर की पेटी बांध ले, जैसे आप कभी उस पर बैठते हो ना, है ना, तो है ना, तो आप लोग भी सीट बेल्ट बांध लें एकदम बढ़िया ढंग से। ऑल राइट। तो जी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज सबसे पहले हम लोग कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा कोलोइड्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कोलोइड्स वाले पार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद आएगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। देखो, तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि भैया कैटालिसिस क्या होता है। तो कैटालिसिस को तो सारी दुनिया जानती है। कैटलिस्ट क्या होता है जी? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर सकता है। या आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है? कैटलिस्ट जो होता था वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता था। दादा हाँ ना बोलना यार। यस, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता था, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता था। याद है ना ये चीज? आप लोगों ने पढ़ी है ये चीज, है ना। हाँ, तो बेटा आज भी वही काम करना है, लिखना मेरे साथ साथ मत लिखना,
है ना, साथ साथ नहीं लिख पाओगे क्योंकि बहुत सारा थ्योरी आज वाले पोर्शन में भी। आप इस थ्योरी को अपने पास रखें, जैसे चैप्टर खत्म हो जाए या फिर क्लास खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप शॉर्ट में नोट्स इसके बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पूरा फुल फ्लेज आपको नोट्स देने वाला हूं, ठीक है। तो आइए देखो क्या लिखा है। लिखता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को स्पीड को चेंज कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये सबसे खास बात होती है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है उसके ना तो मास में चेंज होता है और ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है जब आपकी रिएक्शन खत्म होती है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लेट से एक रिएक्शन होती है, ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। KClO3 को अगर आप हीट करते हो, बेटा KClO3 को अगर आप हीट करते हो तो क्या बनता है सर, KCl बनता है और O2 बनता है ना। एनसीईआरटी में दिया गया है कि अब ये वाली जो रिएक्शन है बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन भी रिएक्शन का बहुत स्लो होता है। लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही आपने क्या किया बेटा, जैसे ही इस रिएक्शन में MnO2 डाल दिया, आपने क्या किया, जैसे इस रिएक्शन में MnO2 डाल दिया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो गई। यस यस यस, है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है फास्ट हो गई और आपकी जो रिएक्शन है वो थोड़े कम टेम्परेचर पे होने लग गई। इसका मतलब ये जो MnO2 है बेटा, MnO2 है वो आपके लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। तो ऐसे हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि MnO2 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है तो दुनिया की जितनी भी रिएक्शन है बोले सब में MnO2 डाल दो, खत्म। ऐसा नहीं होता है ना। कैटलिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का कैटलिस्ट एक अलग से होता है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन में कौन कौन से कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल राइट, अब देखो दो छोटे छोटे से नाम दिए हुए हैं, एक है प्रमोटर और दूसरा है पॉइजन। भाई इसके नाम में ही सब कुछ लिखा गया है। प्रमोटर का मतलब प्रमोट करना, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसको बोल दोगे प्रमोटर। यस, और एक होता है पॉइजन। पॉइजन क्या करता है, पॉइजन मार देता है ना। तो वो हर चीज को मारेगा, जैसे मान लो आपका कोई कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को मार देगा, मतलब उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, है ना है ना है ना है ना। ये रिएक्शन, ये दोनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, ये दोनों नाम बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये लिखा है कि प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट इनहैंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट व्हाइल द पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कोई पंगा इसमें, कोई परेशानी है क्या? हाँ जी दादा बोलो जरा, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो लिखता है, आप लोगों ने हैबर प्रोसेस पढ़ा है क्या? हैबर प्रोसेस क्या होता है? अरे अमोनिया का फॉर्मेशन याद है तुम्हें? N2 और H2 दोनों आपस में मिलके NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाली रिएक्शन ना, ये तुमने कम से कम 100 बार पढ़ी होगी आज तक। यस, इस रिएक्शन को बोला जाता था हैबर्स प्रोसेस, नहीं पता है ना। तो ये हैबर प्रोसेस है। लिखता है हैबर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। जो मोलिब्डेनम होता है ना, मोलिब्डेनम वो प्रमोटर की तरह बिहेव करता है एंड आयरन विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है और प्रमोटर कौन है। तो कैटलिस्ट तो हो गया आपका आयरन और प्रमोटर हो गया मोलिब्डेनम। ठीक है ठीक है ठीक है दादा, क्या ये बात सही है? हाँ, एक बच्चा काफी देर से लिखे जा रहा है नो चैट नो चैट। बेटा तेरी चैट मेरे तक पहुंच रही है ना, मुझे दिख रही है। इसका मतलब चैट है ना। वो कुछ लोगों का स्लो है, कुछ लोगों का चैट आ रहा है, हो सकता है सबका ना आ रहा हो, है ना। मैं देख पा रहा हूं ऐप में, मुझे मिल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक कोई परेशानी है? हैं जी? ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस, आगे चले, है ना। बहुत आसान है ये चीज, तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये जो कैटालिसिस होता है साहब, ये कैटालिसिस दो तरह का होता है ना। अगर मैं टाइप की बात करूं तो एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देखो होमो, नाम ही चीख चीख के कह रहा आपसे, होमो मतलब सेम। अगर आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में है, सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि सेम फिजिकल स्टेट में है। दादा बोलना यार, क्या ये बात तुझे समझ में आई क्या? हाँ ना बोलना भाई, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई क्या? देखो यहां पर एक रिएक्शन लिखी गई है, जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में है और जो आपका कैटलिस्ट है वो भी गैसियस स्टेट में है। इसको बोला जाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। यस यस, एक और रिएक्शन लिखी गई है, ये दोनों रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है और जो आपका
कैटलिस्ट है HCl लिक्विड, ये भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है सर। इस वजह से ये दोनों होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स हैं। हेट्रोजीनियस में मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है, तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसे कैटालिसिस को बोला जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना। देखो ये रहा हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, आयरन यहां पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो भैया आयरन तो सॉलिड है, और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है सर ये क्या है, ये गैसियस स्टेट में है सर, तो सॉलिड का सॉरी आपका रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और जो आपका कैटलिस्ट है उसका फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है, इसी वजह से इसको भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वाली कैटेगरी में डालोगे। यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो बेटा एक बार फटाफट थम्स अप करो, यहां तक सब कुछ सही है, यस यस, यहां तक सब कुछ सही है क्या, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यस यस, हाँ जी आगे चलें। यस 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 यस, चले आगे चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो, अब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं, एड्सॉर्प्शन थ्योरी की बात करते हैं, है ना। हम लोग ये बात करेंगे कि भैया कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है ना, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए तो यहां पर यही लिखा है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आपका जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो चलिए फिर सीखते हैं। देखें, देखो यहां पर एड्सॉर्प्शन की दो थ्योरीज है, एड्सॉर्प्शन की दो थ्योरी है, कौन कौन सी, एक है ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, यस, और दूसरी है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, है ना, पुराने वाली और नई वाली, ठीक है भाई, पुराने वाली और नई वाली दोनों, ठीक है। अब पुरानी वाली और नई वाली थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ देखो क्या कहता है, क्या कहता है कि जो ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ना, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि रिएक्टेंट इन गैसियस और इन सॉल्यूशन आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ये जो थ्योरी है वो क्या कह रही है, सुनियो, हाँ 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 सुनियो सुनियो, क्या कह रही है ये थ्योरी कि जैसे मान लो ये है सॉलिड का सब, ये है आपका सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है ना, ये है आपका कैटलिस्ट, ठीक है बेटा जी, और जो कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके पास आया कौन, एड्सॉर्ब होने के लिए कौन आया, रिएक्टेंट पार्टिकल, ठीक है ना, कौन आया, रिएक्टेंट का पार्टिकल, तो रिएक्टेंट का पार्टिकल आ रहा है और वो यहां पर आके एड्सॉर्ब हो गया इसकी सरफेस पे, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट के पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है, रिएक्टेंट के पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां सरफेस पे इंक्रीज कर रही है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, यस यस, हाँ एड्सॉर्प्शन का ही रोल है कैटालिसिस में, कैटालिसिस में एड्सॉर्प्शन का ही रोल है। अभी आपको बताएगा समझ में आएगा कि कैसे है रोल। ये वाली आपकी कैटलिस्ट की सरफेस थी, इसके ऊपर आके आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो होता है एड्सॉर्ब, और इसकी वजह से इस कैटलिस्ट की सरफेस पे जो आपके रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होता है या फिर एक्सोथर्मिक होता है? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, बताइयो दादा, बताइयो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा, जल्दी बोलो भाई, हाँ जी जल्दी बोलो दादा। एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, लास्ट क्लास में समझाया था लास्ट क्लास में, एक्सोथर्मिक, यस बहुत बढ़िया भैया। अब जैसे ही आपका रिएक्टेंट का पार्टिकल इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है तो बोलोगे सर डेल्टा एच नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज हुई है, एड्सॉर्प्शन भी ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हीट रिलीज हुई है जिसको आपने हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोला है, इज यूज्ड इन इनहैंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो एड्सॉर्प्शन की वजह से हीट रिलीज होती है उस हीट की वजह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, और हम लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। क्या समझ में आई मेरी बात, है ना। तो ये वाली थ्योरी है एड्सॉर्प्शन की कि कैसे एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है।
यस यस यस। होता क्या है, वापस से सुनो, ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी है, पुरानी वाली है ना, पुराने वाली है ये वाली। ये क्या कह रही है कि आपका कैटलिस्ट की सरफेस है, इसके ऊपर कोई रिएक्टेंट पार्टिकल आएगा और एडजॉर्ब होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट पार्टिकल आके एडजॉर्ब हुआ तो जैसे एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में काम में आती है। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, तो देखो जो नई वाली थ्योरी है ना, मॉडर्न वाली, ये मॉडर्न वाली क्या करती है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी को भी इंक्लूड करती है। ऐसा नहीं है कि भाई ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी को इसने बिल्कुल सिरे से नकार दिया ना, ऐसे नहीं होता है ना। इसने यूज किया है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी को भी, और साथ में कुछ नई चीज भी इसने यूज करी है ना, कुछ नई चीज भी इसने यूज करी है। यस 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 यस। हाँ, तो आओ देखें ये नई वाली थ्योरी क्या कहती है आप लोगों को। देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यस, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है बेटा, ठीक है ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का बना हुआ डायग्राम है, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, अरे बेटा मतलब दोनों ही सही है, थ्योरी दोनों ही सही है, कुछ गलत नहीं है। पहले वाली थ्योरी भी सही है, लेकिन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पहले वाली को भी कंसीडर कर रही है और एक नई चीज भी दे रही है आपको, है ना। तो देखिए है क्या चीज, ये है कैटलिस्ट की सरफेस। देखो ये कैटलिस्ट की सरफेस है, और कैटलिस्ट की सरफेस पे प्रेजेंट होती है वैलेंसीज, जिसको कुछ जो कैविटी भी बोलते हैं। कई जगह पर क्या बोला जाता है, कैविटी भी। जैसे कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है ना, उस पे छोटे छोटे छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट होती है ना, छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं, है ना। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कैविटीज प्रेजेंट होती है, ऑलराइट। हाँ, तो हुआ क्या, ये कैटलिस्ट की सरफेस है जिसके ऊपर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है, कैविटीज प्रेजेंट है, ठीक है। यह है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। देखो रिएक्शन ये वाली हो रही है, ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं, ठीक है ना। ये है केमिकल रिएक्शन, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है, ये तो हो गया बेटा रिएक्टेंट, और ए बी है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें आपने बीच में यूज किया क्या, कैटलिस्ट, है ना। इसमें आपने बीच में क्या यूज किया बेटा, कैटलिस्ट यूज किया। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये ए और बी के जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, ये इस कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं। देखो ए जो था वो यहां एडजॉर्ब हो गया, बी जो था वो यहां एडजॉर्ब हो गया, इस कैविटी और इस कैविटी में। दिख रहा है आप लोगों को, अरे बोलो ना। ए और बी जो है दादा, वो इस कैटलिस्ट की सरफेस पे जो फ्री वैलेंसीज थी उसमें जाके बैठ गया, है ना, उसमें एडजॉर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ए यहां एडजॉर्ब हो गया, बी यहां पर एडजॉर्ब हो गया। ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, इसकी सरफेस पे ए और बी दोनों अलग अलग एडजॉर्ब हो रखा है। अब क्या होगा, ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इसकी सरफेस पे ही, इसकी सरफेस पे ही ए और बी दोनों की आपस में मुलाकात होगी। देखो मतलब हो क्या रहा है ना, ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है, ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है ए और बी को रिएक्ट करने के लिए, है ना। एक कैटलिस्ट की सरफेस क्या कर रही है बेटा, एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए। ए और बी दो अलग अलग, अरे ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना, मान लो जैसे मान लो आप हो, है ना, और कोई आपका यार दोस्त है ना, भाई है, मतलब जो भी है, अब यार दोस्त ही शी कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो आप दोनों अलग अलग, आप दोनों अलग अलग किसी तीसरे बंदे की शादी में गए, आप अभी एक दूसरे को नहीं जानते हो, है ना। ए और बी ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों किसी तीसरे बंदे की शादी में गए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड था उसकी शादी में गए, ठीक है। अब जैसे ही दोनों शादी में गए, दोनों गए तो अलग अलग थे, है ना, दोनों गए तो अलग अलग थे एक ही बंदे की शादी में, लेकिन फिर क्या हुआ, इन दोनों की शादी में आपस में मेल मुलाकात हुई, यस, बातें बातें, है ना, फिर नंबर एक्सचेंज हो लिए, और फिर क्या हुआ, फिर इन दोनों के बीच बन गया आपस में बॉन्ड, ठीक है। यस, ए और बी दोनों ने आपस में बना लिया बॉन्ड, लेकिन भैया शादी में तो 2-3 दिन ही जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं हमेशा वहीं बैठे रहोगे। तो थोड़े दिनों बाद शादी खत्म हो ली, आप अपने रास्ते, और जो आपकी शादी जो थी, जिस फ्रेंड की शादी थी वो अलग हो लिया, लेकिन आपका तो बन गया ना बॉन्ड बी के साथ। यस, आप बॉन्ड बना के बाहर आ गए। जब गए थे तब दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब खत्म हुआ तब दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। देख रहे हो मतलब कितना एकदम जबरदस्त चीज है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कैटलिस्ट की सरफेस है, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैटलिस्ट जितना आपने डाला था उतना ही कैटलिस्ट आपको वापस मिल गया,
है ना। ये जो कैटलिस्ट है इसने तो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड किया है। क्या किया इसने? सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड किया है ए और बी दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन जब खत्म होगी तो उसके बाद जितना आपने कैटलिस्ट डाला था एज इट इज उतना ही कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट के ना तो मास में चेंज आता है और ना ही केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? अबे हर चीज का एक्सपीरियंस मतलब, हाँ तो मेरे नाम का पर्चा फाड़ दो मतलब है भाई। तो मतलब वापस देख लो क्या हुआ, क्या हुआ बेटा। कैटलिस्ट की सरफेस थी, इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर कुछ फ्री वैकेंसीज प्रेजेंट थी। ए और बी दोनों अलग अलग गए, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना था। दोनों अलग अलग गए और कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो गए। देखो ए अलग एडजॉर्ब हुआ, बी अलग एडजॉर्ब हुआ। फिर इन दोनों को आपस में लगा यार हम तो आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे रहते रहते इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया। ए और बी आपस में रिएक्ट कर ले और फिर उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉर्प्शन हो जाएगा। देखो ए और बी हट रहे हैं ना कैटलिस्ट की सरफेस से, हट रहे हैं ना कैटलिस्ट की सरफेस से, तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज डिसॉर्प्शन, है ना। तो आपको कैटलिस्ट वापस अलग मिल गया और प्रोडक्ट आपको अलग मिल गया। तो यह है पूरा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल। यस यस बेटा, आसान है ना ये चीज। और देखो अब क्या करेगा, ये कैटलिस्ट वापस जाएगा, फिर से दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे और वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा उनको। वापस कैटलिस्ट की सरफेस खाली हो गई, फिर उसके बाद वापस कैटलिस्ट जाएगा, इसकी सरफेस पे अगले रिएक्टेंट के पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, फिर आपस में एडजॉर्ब होंगे, फिर उसके बाद वापस रिजॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वापस कैटलिस्ट की सरफेस मिल जाएगी और वापस से यही चीज बार बार होती रहेगी। एक ही कैटलिस्ट है, थोड़ा सा ही कैटलिस्ट है जो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज बार बार चलती रहेगी, है ना। ये वही बात होगी ना, जैसे मान लो आप कहीं बोट पे जाते हो, मान लो नदी है ना, आपको रास्ता नदी पार करनी है। यस, नदी पार करनी है। अब ऐसा नहीं कोई कोई कह रहा सर बार बार शादी हो, नहीं भैया शादी एक बार काफी है। हाँ हाँ, और लोगों से तो एक भी नहीं जली जाती। हाँ भाई, बार बार नहीं होगी। अब शादी वाला एग्जांपल हटाओ, है ना, अब नदी वाला एग्जांपल लो। जैसे मान लो नदी है, उसको आप पार कर रहे हो, बोट है आपके पास, मतलब किसी के पास, आपने बोट वाले को पैसे दिए, 4 लोग उस पर बैठे और उधर चले गए। फिर बोट वापस आई, फिर 4 लोगों को बिठाया उधर ले गई, फिर बोट वापस आई, 4 लोगों को बिठाया उधर ले गई, है ना। तो ये जो बोट है ये कर क्या रही है? एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ले जा रही है ना, है ना, है ना। तो यहां पर ये बोट की तरह ही है ना। बोट की सेहत पे खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। बोट गई थी, बोट वापस आई, ना तो उसके मास में चेंज हुआ, ना उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ। एज इट इज अगले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट की साइज चेंज कर देगी। वैसे ही थोड़ा सा कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई क्या दादा? बताओ, देखें एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या यहां तक सब बढ़िया है? यस यस। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दादा एक बार जल्दी बताओ। यस। चले 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 चले, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड। आइए अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। कुछ कैटलिस्ट, सॉलिड कैटालिसिस के जो फीचर्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है एक्टिविटी। एक टर्म डिफाइन होती है कैटलिस्ट के लिए जिसका नाम है एक्टिविटी। अब बात ये आती है कि भैया ये एक्टिविटी क्या होती है? तो एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी टू इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा हूं मैं? व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी का मतलब है किसी भी कैटलिस्ट की कैपेसिटी, कि जिस कैपेसिटी से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है ना। देखो ये लिखा है, द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू ए लार्ज स्ट्रेंथ। अब ये जो एक्टिविटी है किस चीज पे डिपेंड करती है? सोच के देखो, ये किस चीज पे डिपेंड करेगी? ए और बी जब इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, जब ए और बी इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भैया एडजॉर्प्शन जो है अच्छा खासा एडजॉर्प्शन होना चाहिए, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए एडजॉर्प्शन में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे हाँ ना बोलना यार। एडजॉर्प्शन जितना तगड़ा होगा, और तगड़ा एडजॉर्प्शन कौन सा होता है? केमिजॉर्प्शन, क्योंकि केमिजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वही जो एनर्जी है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम में आ रही है।
यस यस, वही जो रिएक्शन, वही जो आपका एनर्जी है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम में आ रही है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई कैटलिस्ट की एक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब ये एड्सॉर्प्शन अच्छा खासा हो, है ना, एड्सॉर्प्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम में आएगी। ठीक है, ठीक है, यस, पक्का, ऑल राइट। अब यही चीज इसने आगे लिखी है, यही चीज इसने आगे लिखी है कि ठीक है भैया एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, मान लिया, लेकिन दादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतना तगड़ा ना हो, इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो कि ए और बी वापस इस कैटलिस्ट के सरफेस से हटने से ही मना कर दें। माना कि एक रीजनेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यह बॉन्ड इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि ए और बी वापस कैटलिस्ट की सरफेस से हटने से मना कर दें। आप बोलोगे सर अगर ना हटे तो दिक्कत क्या है? अरे भैया दिक्कत है ना, अगर ये ए और बी कैटलिस्ट की सरफेस से ना हटे तो ये जो कैटलिस्ट है ये वापस से और रिएक्टेंट पार्टिकल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। भाई जैसे ही एक बार कैटलिसिस हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, वापस डिसॉर्प्शन भी होना चाहिए, तभी तो कैटलिस्ट की सरफेस खाली होएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर ये वापस नहीं हटा तो डिसॉर्प्शन अगर नहीं हुआ तो कैटलिस्ट की सरफेस खाली नहीं होगी, वो अगले रिएक्टेंट पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, हाँ जी, हाँ जी दादा, एक बार बोलो जरा, क्या जो मैंने बोला है, क्या जो मैंने समझाया है वही लिखा है क्या यहां पर? एक बार ये चारों लाइन पढ़ो और एक बार थम्स अप करो अगर बात तुम्हें समझ में आ गई तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस, फटाफट फटाफट बताओ। जो ये चारों लाइन जो लिखी हुई है, 3.5 लाइन मतलब, इसको पढ़ो एक बार, और अगर समझ में आया तो थम्स अप करो। फिर उसके बाद अगली फीचर के बारे में बात करूंगा, सेलेक्टिविटी। फिर उसके बाद अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, सेलेक्टिविटी। बताइए। यस यस, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है जी, ठीक है। आओ एक और अगली जो टर्म है, बहुत ही आसान सी टर्म है बेटा, वो है सेलेक्टिविटी। ऐसा कहा जाता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। देखो आपको दो रिएक्टेंट है, इससे CH4 बनाना है ना, CH4H2O बनाना है तो आपको निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ये दोनों रिएक्ट करके CH3OH बनाना है तो आपको अलग कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां से इस कहानी का मतलब यह है, ये जो दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपका एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है ना। ऐसे नहीं होगा कि एक ही कैटलिस्ट सारी रिएक्शंस को कैटलाइज कर दे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि डिफरेंट रिएक्शंस में आपको डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, दैट इज सेलेक्टिविटी, है ना। मेरी बात समझ में आई? ये किसका मतलब है? दिस इज सेलेक्टिविटी, कि कैटलिसिस जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है। एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, है ना। जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक कैटलिस्ट के इसलिए कोई सा भी रिएक्शन आ जाए उसको कैटलाइज कर देगा, है ना। तो एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करने का एबिलिटी, और सेलेक्टिविटी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइप को ही, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही वो कैटलाइज कर पाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिविटी। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस 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 यस, क्लियर है ना। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है ये वाला टॉपिक, है ना, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, है ना। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इतना सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर। आप बोलोगे सर ये इतना सारा सब कुछ, मतलब ये हमें समझ कैसे आएगा? मतलब समझ तो आ जाएगा सर, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? अरे भैया सब कुछ याद नहीं रखना, है ना। ये चीज तो मैं, आप जैसे मान लो आज से 2 महीने बाद आप इस चैप्टर को वापस पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या बोला था उस समय, है ना। कौन सी थ्योरेटिकल लाइन बोली थी, वो लाइन इसमें लिखी हुई है। जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, नोट्स में ये सब कुछ नहीं लिखना है। इतनी सारी चीज क्या लिखनी है अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी चीज लिखनी है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखो मैं आपको बताता हूं।
शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का क्या मतलब है? बहुत ही आसान चीज है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मानो जैसे मान लो ये है आपका कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की सरफेस है, ऑल राइट, दिस इज योर कैटलिस्ट का सरफेस। और अभी मैंने आपसे कहा कि भाई कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर खाली जगह होती है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? वैलेंसीज, खाली वैकेंसीज प्रेजेंट होती है, ऑल राइट, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा, मान लो जो आपके पोर की साइज है वो इतनी इतनी है ना, ऐसे पोर की साइज है ना, ये पोर की साइज है, ऐसे पोर साइज है इसी सरफेस पे बने हुए हैं, ठीक, ये इस कैटलिस्ट की सरफेस पे बने हुए पोर्स की साइज है। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि सर मुझे तो इसके अंदर एक रिएक्टेंट डालना है जिसकी साइज ऐसी है, इतनी बड़ी साइज वाला रिएक्टेंट है, इतनी बड़ी साइज वाला रिएक्टेंट है, और उसकी शेप भी ऐसी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है, ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है बेटा, उस पे जो, उसके ऊपर जो खाली जगह है, उसके ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट है, उनकी साइज तो है छोटी, यस, और जो आप ऊपर से रिएक्टेंट डाल रहे हो उसकी साइज है बड़ी, और ये जो दोनों साइज है वो भी, ये जो दोनों शेप है वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इस केस में एडजॉर्प्शन होगा क्या? हाँ जी, क्या इस केस में एडजॉर्प्शन होगा क्या? आप बोलोगे सर कैसे होगा एडजॉर्प्शन, ये है भारी भरकम, ये है बेचारा चिन्नू सा आदमी, इस केस में सर एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है? बिकॉज ये दोनों की शेप और साइज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, है ना, कि इसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन तभी होगा जब पोर्स की जो साइज है यहां पर और यहां पर, पहली चीज शेप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, और दूसरी चीज पोर यहां पर जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए जो रिएक्टेंट पार्टिकल इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होने के लिए आ रहा है। अगर मान लो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, है ना, शेप के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन होगा और फिर कैटालिसिस होगा। अरे भाई कैटालिसिस में भी तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन ही होता है, हाँ ना, बोलना भाई, यस, मेरी बात समझ में आई? क्लियर है क्या ये चीज, है ना। अब ये जो जियोलाइट्स होते हैं ना, ये नाम लिखा हुआ है देखो, जियोलाइट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जियोलाइट्स क्या होते हैं, है ना। तो भैया आप लोगों ने कक्षा 11 याद है? हाँ जी, कक्षा 11, बहुत सारे लोगों के तो बुरे सपने जैसा होगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि उन्होंने कक्षा 11 में पढ़ाई करी नहीं। तो भैया ये तो तुम्हारे कर्म है ना, जो तुमने बुरे काम किए उनका अब तुम्हें फल तो मिलेगा ही। कक्षा 11 में आपका एक चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाह सर, ये तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाँ जी बिल्कुल सही, एक चैप्टर आएगा भैया पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है ग्रुप 14, है ना। और ग्रुप 14 में बेटा आप पढ़ते थे सिलिकेट्स। क्या पढ़ते थे? सिलिकेट्स पढ़ते थे। सिलिकेट्स क्या होते थे सर? SiO4 4- यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ या तो इंडिपेंडेंट SiO4- यूनिट्स होती थी, या फिर सर ये SiO4- यूनिट्स एक दूसरे के साथ शेयर्ड होती थी कॉर्नर के थ्रू, है ना। सिलिकेट्स नाम का एक टॉपिक आता था। यस, कोई कह रहा सर डिलीटेड था। अब डिलीटेड तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस से रहा होगा, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस से रहा होगा, जेई के सिलेबस से तो डिलीटेड नहीं था। जेई के सिलेबस में तो सब कुछ पूछा जाता है ना, है गोलीबाज, मतलब ऐसे ही गोली दे रहे हो मुझे। अब जेई के सिलेबस में सब कुछ पढ़ाया जाता है, हाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब तुमने नहीं पढ़ा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सिलेबस से हट गया। अब बहुत सारे लोग तो ये बोल देंगे सर थर्मोडायनेमिक्स डिलीटेड था। कैसे? बोले सर मैंने नहीं पढ़ा तो डिलीटेड था, मेरे लिए तो डिलीटेड ही था। ऐसे नहीं चलता ना यार, वो तो जेई के सिलेबस में तो था। यस, हाँ। तो बेटा सिलिकेट्स एक टॉपिक होता था, तो यहां पर इसी से रिलेटेड आएगा आपका जियोलाइट, है ना। अभी मैं बताऊंगा जियोलाइट्स क्या होते हैं। देखो ये लिखा हुआ, जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये क्या होते हैं? ये था प्योर सिलिकेट। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स विद 3-डायमेंशनल नेटवर्क। 3D नेटवर्क होता है इनका, 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। इसको एल्यूमिनोसिलिकेट क्यों बोला है? क्योंकि सिलिकेट में जो सिलिकॉन होता है, कुछ सिलिकॉन एटम की जगह कौन आ जाता है? एल्यूमिनियम आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? ये होता है सिलिकेट SiO4 4- यूनिट,
ठीक है, और इसकी और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलिकेट होते थे, 2D सिलिकेट, शीट सिलिकेट, फिर उसके बाद आता था रिंग सिलिकेट, फिर उसके बाद आता था आपका पायरोसिलिकेट, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते थे इसके। तो सिलिकेट्स में SiO4 4- यूनिट्स जो होती है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, तो अगर कुछ पोजीशंस पे सिलिकॉन की जगह आपने क्या रख दिया, एल्यूमिनियम रख दिया, और एक 3D स्ट्रक्चर बन गया, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज नोन एज जियोलाइट्स। ठीक है, तो क्या लिखता है, लिखता है कि द कैटालिटिक reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and size of reactant and product molecule is called shape selective catalysis। ये तो चीज मैंने बोली अभी, ऐसी रिएक्शंस जो किस पे डिपेंड करती हो, है ना, जो किस पे डिपेंड करती हो बेटा, जो किस पे डिपेंड करती हो, पोर साइज पे डिपेंड करती हो, या ना पोर की जो स्ट्रक्चर है जो कैटलिस्ट की सरफेस पे, उस पे डिपेंड करती हो, या साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती हो, उसको शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोला जाता है। जियोलाइट्स जो होते हैं बहुत अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट तो मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही चीज है जो भी मैंने आपको समझाई है ना। देखो क्या लिखता है कि जो पोर साइज होती है सिलिकेट पे वो 260 पीएम से 740 पीएम होती है। कोई आपसे नहीं पूछेगा एग्जांपल में, लेकिन ये लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको 2 महीने बाद पढ़ोगे, तो ये चीज पढ़ने से तुम्हें सारा का सारा चीज पता लग जाएगा कि पूरी थ्योरी में मैंने क्या चीज बोली थी, है ना। लिखता है कि ऐसे ही मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं जिनकी जो साइज है वो इस पोर साइज से छोटी हो, वो उसके अंदर तभी जाके एब्जॉर्ब हो पाएंगे, है ना। अगर आपका रिएक्टेंट का पार्टिकल इससे बड़ा है तो इसका मतलब उसकी सरफेस पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो जियोलाइट्स होते हैं बेटा वो यूज कहां होते हैं, है ना। और यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आएगा, जो मैं आपको बोलूंगा याद करना है, उसको लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसने लिखा है जियोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, कहां यूज किए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग? हाँ जी, क्रैकिंग का क्या मतलब है बेटा? ये कक्षा 11 हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था तुमने, कोई बताएगा क्या व्हाट इज क्रैकिंग? यस 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 बेटा, क्रैकिंग क्या होती है? कोई कह रहा है सर इस समय गर्मी बहुत है, तो बेटा तू कौन सी कहीं मजदूरी कर रहा है यार, तू पढ़ाई तो कर रहा है बैठ के। हाँ बताओ, सबसे आसान काम है गर्मी में पढ़ना, बाकी सारे काम इससे मुश्किल है, पढ़ना और सोना, जो दोनों काम तुम बहुत जबरदस्त करते हो। यहां क्रैकिंग का मतलब होता है बेटा टूटना। जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते थे वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते थे, उसको आप क्रैकिंग बोलते थे, है ना। एक बहुत ही जबरदस्त जियोलाइट है जिसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है बेटा ZSM5, है ना। ये चीज आप याद रखना, ये एक बहुत खतरनाक जियोलाइट है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को गैसोलीन में। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल। अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता है बेटा किसमें? गैसोलीन में, बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस ZSM5 का नाम ध्यान रखना है, और ZSM5 का नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह अल्कोहल को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट किसमें? गैसोलीन में। अल्कोहल को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट किसमें? गैसोलीन में। बताइए क्या आप इस नाम को याद रख लोगे? यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आप ये वाला नाम याद रख सकते हो बेटा? जल्दी बताओ, क्या ये नाम याद रह जाएगा? यस। तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। मैं अगर वापस से समराइज कर दूं थोड़ा सा, तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब है किसी कैटलिस्ट की सरफेस पे जो पोर्स की साइज होती है, अगर वो साइज छोटी है और जो आपका एड्सॉर्ब होने वाला मॉलिक्यूल आ रहा है अगर उसकी साइज बड़ी है, तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है ना, साइज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए तभी एड्सॉर्प्शन होगा, और जब एड्सॉर्प्शन नहीं होगा तब कैटालिसिस की बात आगे नहीं होगी। क्लियर ना। और एग्जाम्पल है आपका जियोलाइट्स। जियोलाइट्स बहुत अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। और जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं जिसमें कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम रखा होता है ना, एल्यूमिनो सिलिकेट्स इनको बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया, ये तो बात हुई कैटालिसिस की, और कैटालिसिस में ही एक बहुत अलग तरह का, एक डिफरेंट टाइप का कैटालिस्ट होता है जिसका नाम है एंजाइम, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसकी? एंजाइम कैटालिसिस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेटा एंजाइम आपके बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में काम में आते हैं।
यस यस, क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इसको आप एंजाइम्स वगैरह को एक चैप्टर आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर भी एक बार आप वापस पढ़ोगे। तो जैसे आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, है ना, आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है उनको कैटलाइज करने में एंजाइम्स का काम में आता है। यस, जैसे मान लो आप खाना खाते हो, है ना, आपने खाना खाया, उसको पचाना, डाइजेशन में काम में आता है आपका कौन? एंजाइम्स काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, इसी वजह से इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में काम में आते हैं। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे कहता है, और इसने थोड़ा और डिटेल में समझाया है कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होंगे, मतलब इसका मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनको कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत जबरदस्त होता है। देख रहे हो आप लोग, 15,000 से लेके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख करोड़, देख रहे हो कितना भयंकर मॉलिक्यूलर मास है ना। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करता है लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है ना, सिर्फ इतना आप याद रख सकते हो। क्लियर है? यस यस यस, बात समझ में आई? हाँ, और एक चीज देखो, ये वाला पॉइंट याद कर लियो भैया, ये वाला पॉइंट जेई में पूछा गया है, जब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें लिखता है एंजाइम फॉर्म्स ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ये बिल्कुल सही है। अब कोलोइड का नाम तो सुना है ना तुमने, कोलोइड्स का नाम सुना है ना कक्षा 9 में? अगर नहीं भी सुना तो इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कोलोइड्स। अभी के लिए ध्यान रखना है, अगर आप एंजाइम्स को पानी में डालोगे तो वो क्या बनाएंगे? कोलोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। क्या बनाएंगे बेटा? कोलोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो ये डेफिनेशन थी इसके बारे में। अब हम लोग, मैं आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में दिखा देता हूं। देखो यहां पर कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, देखो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये वाली रिएक्शन याद है आप लोगों को? केमिकल काइनेटिक्स में बताई गई थी। ए भाई लोगों, ये वाली रिएक्शन याद है ना? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या होता था? आपका जो केन शुगर था, जो सुक्रोज था, वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता था। इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? इन्वर्टेज। ये है एंजाइम का नाम। और ये जो एंजाइम है ये कहां से मिलता है? ईस्ट से मिलता है, ईस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखे हैं एंजाइम्स के नाम और यहां पर लिखे हैं उनके सोर्स, ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एंजाइम यूज होता है जाइमेज। जैसे मान लो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एंजाइम यूज होता है बेटा डायस्टेज। जैसे मान लो आपको माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए यूज होता है माल्टेज। नहीं, ये दोनों तो सेम ही आ गया, इसको हटाओ, ये दोनों तो सेम ही आ गया, है ना, है ना, है ना, है ना। इसको हटाइयो भैया, इसको हटाइयो। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहां पर एक एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है ना। यहां पर एनसीईआरटी की एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, वो टेबल आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, और उसको याद करेंगे कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। क्लियर क्लियर, ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बेटा? मेरी बात समझ में आई? यस यस यस। यहां पर हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर मतलब ऐसे और भी लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 7-8 रिएक्शंस लिखी हुई है ना। और वहां पर हर रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर जो भी ये वाली जो टेबल है वो डायरेक्ट आप लोग अपनी एनसीईआरटी से बना सकते हैं, ठीक है ना। सोर्स भले ही ना याद रहे, सोर्स भले ही ना याद रहे, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। अगर आप इस टेबल को एक बार याद करोगे तो इस चैप्टर में भी काम में आएगा, और एक चैप्टर और आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में भी ये सेम चीज काम में आएगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी नहीं है जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है, एक तोड़ बताता हूं मैं तुम्हें, है ना, एक सदुपयोग बताता हूं, मैं आप लोगों को। आप क्या करना, गूगल पे टाइप करना, क्या टाइप करना? गूगल पे टाइप करना सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ,
है ना। अरे भाई क्या टाइप करोगे, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ। वैसे तो पता नहीं तुम क्या क्या टाइप करते हो और क्या क्या चीजें तुम देखते रहते हो फालतू की नेट पे। ये काम की चीज है, ये काम कर लेना, सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ। इतना सा डाउनलोड कर, ये इतना जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है ना। और एकदम से खुश हो जाना तुम, खरीदने की जरूरत ही नहीं है भैया, खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ बढ़िया काम कर लेना। यस यस यस। हाँ, गूगल नहीं है तो जो भी सर्च इंजन आप लोग यूज करते हो वहां से ये वाला काम कर सकते हो आप, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं बेटा एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसकी बात करते हैं, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। भाई देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम की लगभग वैसी ही है जैसे अभी जो हमने कैटलिस्ट की पढ़ी थी, क्योंकि ये भी तो एक तरह के कैटलिस्ट ही है, ये भी तो एक तरह के कैटलिस्ट ही है। देखो सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बेटा, स्पेसिफिसिटी। ये चीज तो मैं समझा चुका हूं कि जो कैटलिसिस होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी चीज इसने लिखी है एफिशिएंसी, ये हाईली एफिशिएंट भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा कैटलिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो भी एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई ये भी हाईली एफिशिएंट इन नेचर होते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम को अपना काम अच्छे से करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। देखो जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है, 298 केल्विन से 310, 298 केल्विन से 310, है ना। इस वाले टेम्परेचर रेंज में ही आपका जो एंजाइम्स होता है वो अच्छे से काम कर पाएगा, ऑलराइट। और उसके लिए जो पीएच रेंज है वो भी चाहिए 5 से 7। यस यस यस। तो बेटा ये वाली पीएच रेंज और ये वाला टेम्परेचर चाहिए आपकी बॉडी में। अगर मान लो आपके, है ना, इधर एसिड बहुत ज्यादा हो गया तो आपका जो एंजाइम है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ऑलराइट, है ना। तो ये एक चीज और होगी। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। देखो मैंने आपको एक छोटी सी चीज अभी बताई थी ना, हम लोगों ने बात करी थी एक्टिवेटर्स। यहां पर एक टर्म यूज हुई है ना, एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ना, नाम से चीख चीख के कह रहा है। और ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये कौन होते हैं, जनरली मेटल आयंस होते हैं, जैसे Na+ हो गया, Mn2+ हो गया, CO2+ हो गया, Copper2+ हो गया। ये होते हैं एक्टिवेटर्स जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करते हैं। एक होता है इनहिबिटर या फिर पॉइजन। पॉइजन क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो यहां पर आप इनहिबिटर बोल दो या फिर पॉइजन बोल दो, बात एक ही है। मेरी बात समझ में आई, यस 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 यस। हाँ, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रमोटर बोला था, हम लोगों ने पॉइजन बोला था, यहां पर बोल दिया एक्टिवेटर और इनहिबिटर, बात एक ही है। एक्टिवेटर मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और इनहिबिटर या फिर पॉइजन का मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। बताओ बताओ, ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात, बोलो ना यार दादा, बोलो 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 बोलो, है ना। बेटा थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी है ना, एज इट इज। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की, एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो एंजाइम कैटालिसिस की जो मैकेनिज्म होती है ना वो होती है की लॉक मैकेनिज्म, की एंड लॉक मैकेनिज्म। आप बोल रहे हो सर मतलब ये क्या काम करवा रहे हो आप, की लॉक का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपके पास एक लॉक है, एक लॉक को खोलना है, एक ताला खोलना है, तो क्या कोई सी भी की यूज करने से खुल जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं खुलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। क्यों, कौन सी की से कौन सा ताला खुलेगा, जब जो लॉक के अंदर जो शेप बनी होती है ना वो वाली शेप और जो की के बाहर शेप होती है, जब ये दोनों शेप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी तभी आपका वो की उस ताले को खोल पाएगा। अगर मान लो ये दोनों शेप डिफरेंट डिफरेंट हो, ये दोनों शेप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना करे, तो आपकी जो की है उस ताले के अंदर ही नहीं घुसेगी, फिर आप ताला खोल नहीं पाओगे। यस, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है ऐसी ही किसकी, एंजाइम कैटालिसिस की। देखो एक डायग्राम के थ्रू बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया गया है, इसको प्यारे ढंग से समझाया गया है। यह है आपका एंजाइम,
एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट है, और अभी हमने बात करी थी कि भाई कैटलिस्ट की सरफेस पे कुछ खाली जगह होती है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती है, जिसको आप बोलते हो एक्टिव साइट्स, जिसपे आके कोई रिएक्टेंट जो है, सबस्टेंट मतलब आपका रिएक्टेंट, यस ये है बेटा आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ये इस एंजाइम के पास आए, एंजाइम की सरफेस पे खाली जगह थी, और एक चीज आप नोटिस करो बहुत प्यारी सी, कि ये जो कैटलिस्ट की शेप, सॉरी ये जो रिएक्टेंट का शेप है, और ये जो कैटलिस्ट की सरफेस पे जो शेप है, देखो ये दोनों शेप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये जो ए है ये बड़े आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये जो बी है ये भी बड़े आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा, दोनों एडजॉर्ब हो गए, यस ए यहां एडजॉर्ब हो गया और बी यहां एडजॉर्ब हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस एंजाइम की सरफेस पे ये ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, एंजाइम की सरफेस पे ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और वापस अलग हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन वापस हो जाएगा, एंजाइम अलग हो गया और ए और बी ने दोनों आपस में रिएक्ट कर लिया, ए बी बन गया, ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया, ये प्रोडक्ट अलग बन गया। बताओ, अब ऐसा ना हो, अरे बोट शेप मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, ये तो एक एग्जांपल दिया है दादा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसी शेप होगी, ये तो एक एग्जांपल दिया, आप सोच के देखो, ये वाली जो शेप और ये वाली शेप कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है ना, यहां पर मान लो इतना बड़ा सा रिएक्टेंट पार्टिकल होता, तो क्या ये इस पे आके एब्जॉर्ब हो पाता क्या, है ना, ये जो की है इस ताले में फिट नहीं बैठती, तो ऐसा नहीं होता, ये कैटलिसिस नहीं हो पाता, है ना, एंजाइम काम नहीं कर पाता, लेकिन यहां पर देखो ये वाली जो की है वो इस ताले में एकदम बढ़िया ढंग से फिट बैठ रही है, दैट्स व्हाई इसको की एंड लॉक मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, यस 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 बेटा बोलो यस। अब इसको बायोलॉजी बोल लो, केमिस्ट्री बोल लो, जो भी बोल लो तुम्हारी मर्जी है। आइए, कौन कौन से कैटलिस्ट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी की टेबल है ना, ये भी एनसीईआरटी की टेबल है, और इस टेबल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एज इट इज इसी टेबल को बना के ले आया हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, देखो इसमें एक प्रोसेस आया है, हैबर्स प्रोसेस, ये हैबर प्रोसेस ना आप पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे इसी साल डिटेल में, यस कक्षा 12th में आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, उसमें ग्रुप 15 एलिमेंट में हैबर प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको इसको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, यस आपको इसको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वापस पढ़ लोगे आप। वैसे ही एक और आएगा ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, इसको भी आप इसी साल पढ़ोगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे, इसको भी आपको रिएक्शंस को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पी ब्लॉक में वापस पढ़ लोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस बेटा, एक और प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है H2SO4 का। अब H2SO4 का जो फॉर्मेशन है उसमें आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लोगे, कौन से में, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, है ना। तो ये तीन आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल ही आपको याद करने हैं, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, अभी याद करना चाहो अभी याद कर लो, और अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में याद करना चाहो पी ब्लॉक एलिमेंट में याद कर लो, दोनों में से कहीं पर भी याद करो, लेकिन याद जरूर करने हैं, क्योंकि ये जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल से आपके जेई में क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। आईसीएसई क्लास 10th में पढ़ा था, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जिस भी क्लास में पढ़ा हो, देखो पढ़ने से काम नहीं चलता ना, सिर्फ पढ़ा तो आपने बहुत सारी चीजें, याद कितना है, बात तो ये है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद कितना है भैया, अरे पढ़ने से काम थोड़ी चलता है भाई, नहीं नहीं, ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चले आगे चले दादा, आगे चले भाई लोगों। आइए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है आप लोगों को। आपके सामने एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया गया है, और ये इसी साल जेई 2023 में पूछा गया है, इसी साल जेई 2023 में पूछा गया है, बताओ देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो भाई, यस 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 यस, क्या लगता है बेटा, कौन से ऑप्शन पे टिक मार दें, कौन से ऑप्शन पे टिक करें, पोल दे दें क्या, लो आओ पोल करते हैं, एक बहुत टाइम हो गया, पोल कर लेते हैं। हाँ जी पोल कर लेते हैं, आगे आगे आपकी स्क्रीन पर आ गया, चेक कर लो चेक कर लो,
पोल आ गया आपकी स्क्रीन पर, पोल आया होगा, आधा टाइम हो भी गया, पोल खत्म होने वाला है भाई। हम्म। लो जी, टाइम हो लिया खत्म, रिजल्ट आपके सामने है और 62.9% बच्चों ने सही जवाब दिया। निखिल, आकाश, आदर्श, हर्षिता और आदित्य, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। देखो फिजिक्स ऑप्शन आप लोगों को बताया गया था, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है उसमें जो हीट निकलती है कितनी, 20 से 40 होती है। केमिज ऑप्शन एक तरह का सिंगल लेयर एडजॉर्प्शन होता है। N2+, ये देखो, ये तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज होता है, आपका एडजॉर्प्शन ही यूज होता है, ठीक है ना। तो ये वाला एक एग्जांपल था। इसी के साथ इस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो हो गया खत्म, जिसमें हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है जिसका नाम है कोलोइड्स। जिसका क्या नाम है बेटा, कोलोइड्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली ना, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और बाकी चीज जो मैंने लिखवाई है वो अच्छे से पढ़ ली ना, तो मेंस का क्वेश्चन भी हो जाएगा और एडवांस का क्वेश्चन भी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं बेटा। देखो आप लोगों ने ये जो कोलोइड है इसके बारे में सबसे पहले नाम सुना था कक्षा 9 में। आप लोग सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हो, एक होता था ट्रू सॉल्यूशन, एक होता था कोलोइड और एक होता था सस्पेंशन। याद है आप लोगों को, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। आप लोग कहते थे जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो आपका सॉल्यूट का साइज होता है बहुत छोटा होता है। यस, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, और जो कोलोइड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है। मतलब वो सस्पेंशन से जो छोटी होती है लेकिन आपके ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज लिखी हुई है, ये वाले कोलोइड्स की साइज लिखी हुई है और सस्पेंशन की साइज लिखी हुई है। बेटा ये साइज आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये याद होनी चाहिए, बिकॉज इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलोइड में पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है। ठीक ठीक ठीक, याद हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, आगे देखो, एक बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ देखो क्या लिखा है कि जो कोलोइड्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं, है ना, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते। मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन किसकी, चाहे वो एनिमल मेम्ब्रेन हो या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो, जो आपके फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू कोलोइडल पार्टिकल पास कर सकते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसमें पोर्स की साइज इतनी बड़ी होती है कि उसके थ्रू पास हो सकता है, लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पार्टिकल की साइज काफी छोटी होती है, पोर की साइज, उसके थ्रू आपका कोलोइडल पार्टिकल अरे देखो, एक्चुअली जब ज्यादा थ्योरी होती है ना ये दिक्कत होती है, क्योंकि थ्योरी में आपको कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है ना। हाँ एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो बेटा कोलोइड होता है ना वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है ना। कैसा होता है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता था, याद करो, ट्रू सॉल्यूशन जो था वो होमोजीनियस होता था। यस, आपका जो कोलोइड होता है बेटा वो कैसा होता है सर, हेट्रोजीनियस होता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल जो है ये आप उनको या तो कई बार आंखों से देख भी सकते हो अलग अलग, या फिर इसका जो कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता, है ना। अच्छा एक चीज और देखो,
जब हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस की बात करते थे तब हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते थे, एक होता था सॉल्यूट और एक होता था सॉल्वेंट। याद है आप लोगों को? ये था सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग कोलॉइड्स की बात करें, कोलॉइड्स की बात करें तो यहां पर सॉल्यूट जो था उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोला जाता है? डिस्पर्स्ड फेज। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है बेटा उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम। उसको क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन मीडियम, है ना। तो सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है उसको कोलॉइड्स में क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है कोलॉइड्स में उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम, है ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, है ना। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो क्वांटिटी में कम है डिस्पर्स्ड फेज, जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो डिस्पर्शन मीडियम। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा ये वाली स्लाइड तो रिपीट होगी एज इट इज। हाँ हेटेरोजीनियस, हाँ ये तो बेटा स्लाइड रिपीट हो गई है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोलॉइड्स को आप क्लासिफाई कितनी तरीके से कर सकते हो, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की हम लोग बात करेंगे। तो बेटा क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहां पर एक टेबल आएगी जो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, है ना। डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्स फेज का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, जो क्वांटिटी में कम है जिसको आज तक हम लोग सॉल्यूट कहते आए हैं, है ना। और डिस्पर्शन मीडियम जिसको आज तक हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये वाला होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच यारी दोस्ती किस तरह की है, उनके बीच इंटरेक्शन किस तरह का है, उसके बेसिस पे हम लोग दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और तीसरी तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। आप कोलॉइड्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। ऑल राइट, ऑल राइट। अब कोई कह रहा है सर 9 तो कोरोना में निकल गई। अबे तुम्हारे पास कितना अच्छा बहाना है ना, है? है ना, कितना अच्छा बहाना भी है और मतलब तुम्हारे पास यादें भी हैं, है ना। कोरोना वाली यादें है ना, जब जब कोविड लॉकडाउन लगा था ना तो मैं कक्षा 9 में था, है ना। देखो मतलब, आइए तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। और देखो इस क्लासिफिकेशन में ये वाली टेबल देखो, ये वाली टेबल तुम लोगों को याद होगी जो आपके कक्षा 9th में आप लोग पढ़ते थे। याद है ये वाली टेबल? डिस्पर्स्ड फेज देखो यहां पर सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, तो डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो आपका डिस्पर्शन मीडियम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, कौन सी चीज सर? एक जो चीज थी ना गैस, गैस डिस्पर्स्ड फेज भी गैस, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस, वो इस टेबल में इंक्लूड नहीं कर रखी, क्योंकि जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही गैस हो, जब दोनों ही गैस हो तो बेटा उस केस में कोलॉइड नहीं बनता, उस केस में होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और वो सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। मेरी बात समझ में आई? यस यस, है ना। तो गैस गैस वाला कॉम्बिनेशन नहीं है इधर। देखो यहां पर लिखा है इफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर गैसेस देन होमोजीनियस मिक्सचर सो फॉर्म्ड इज नॉट कोलॉइड। उस केस में क्या बनता है? उस केस में होमोजीनियस मिक्सचर बनता है बेटा, और वो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो कोलॉइड का एग्जांपल नहीं होता। यस यस, क्लियर है बेटा? हाँ बेटा अब मैं ठीक हूं, ठीक हूं। अब देखो, अब यहां पर जैसे मान लो आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो ऐसे कोलॉइड का एक नाम है जिसको बोला जाएगा सॉलिड सोल, है ना। और इसका एग्जांपल है ये रहा कुछ आपके सामने। जैसे मान लो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला गया उसको बोला जाएगा सोल। वैसे ही एरोसोल हो गया, वैसे ही जेल हो गया, इमल्शन हो गया, एरोसोल, फिर वापस से सॉलिड फॉर्म और लास्ट में फॉर्म। तो ये जो टेबल है और इनके जो एग्जांपल्स है, खास तौर से इनके जो एग्जाम्पल्स हैं सर, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको वही एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल बेटा सबसे पहली चीज याद करनी है, या आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है,
इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ये एक बार में याद नहीं होगी, ठीक है ना, ये एक बार में याद नहीं होगी, ठीक है, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि जो मिल्क होता है, बताओ मिल्क में फर्स्ट फेज और डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा, इस तरह का डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है ना। तो जो मिल्क है उसमें डिस्फर्स्ट फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। इस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे आ सकता है कि भाई सॉलिड सॉलिड सोल का एग्जाम्पल कौन सा है, सॉलिड सॉलिड कोलोइड का एग्जाम्पल कौन सा है ना, तो इनमें से ये वाला एग्जाम्पल हो गया। तो ये एग्जाम्पल, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसका यार ट्रिक है भी तो मुझे नहीं पता, है ना, मैं देखूंगा अगर कोई ट्रिक हो तो, मतलब है भी तो मुझे नहीं पता एक्चुअली, है भी अगर तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है। अब सर क्या, देखो याद तो पूरी टेबल रखनी पड़ेगी, है ना, याद तो पूरी टेबल रखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें से हम लोग डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इसमें से डिटेल में सिर्फ और सिर्फ सोल और इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जहां जहां सोल लिखा आ रहा है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, सोल और इमल्शन के बारे में, ये डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से रहेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, एज इट इज क्वेश्चन है ना, एज इट इज क्वेश्चन है, 2021 जेई में पूछा गया है। इसमें क्या किया इसने, चीज, प्यूमिस्टोन, हेयर क्रीम, क्लाउड, ये चार ऑप्शन दे दिए। ये चार ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया बताइए डिस्फर्स्ट फेज कौन सा होगा, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा होगा, है ना। आपके सामने एग्जांपल है जेई 2021 का। जिस बच्चे ने टेबल याद कर रखी है अच्छे से, जिस बच्चे ने टेबल याद कर रखी है अच्छे से, वो तो एकदम बढ़िया ढंग से करके आ जाएगा। जिसने नहीं याद कर रखी, 10 सेकंड में कर लेगा वो। जिसने टेबल याद कर रखी है ना ये वाली, वो 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर लेगा, और जो नहीं है जिसको याद, वो नहीं कर पाएगा, है ना। उस केस में तो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो कुछ तो आप ना मतलब याद रख भी सकते हो ना, कुछ तो समझ भी सकते हो, कुछ तो समझ भी सकते हो। जैसे मान लो स्मोक का मैं एग्जांपल दूं, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है सर गैस के अंदर सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, गैस के अंदर सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो बेटा डिस्पर्शन मीडियम कौन हो जाएगा, गैस, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉलिड के, इसका मतलब डिस्पर्स फेज हो गया सॉलिड, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल याद रख, जैसे मिल्क वाला एग्जांपल है, हेयर क्रीम वाला एग्जांपल है, दोनों याद हो जाएंगे कि सर इसमें क्या होता है, दोनों ही लिक्विड। हाँ ये देखो फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये क्या होता है, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड होता है सर गैस है, एयर है, एयर के अंदर लिक्विड की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, वही तो आपका क्या होता है, क्लाउड होता है ना। दादा बोलना यार भाई, यही तो होता है ना क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, एक तरह का एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपका गैस हो गया डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स फेज हो गया लिक्विड, है ना। मिस्ट भी तो वही होता है, फॉग भी तो वही होता है, बताइए, है ना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ तो आप समझ सकते हो, लेकिन कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, उनके पीछे और कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, और क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं सॉलिड्स का एक और तरीके से। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था किस बेस पे, हमने क्लासिफिकेशन किया कि भाई आप किस तरह से सॉलिड्स की फिजिकल स्टेट और हो सकती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा कि आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन किस तरह का है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन किस तरह का है, ठीक है ना। इस बेसिस पे हम लोग कोलॉइड्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा, एक होता है लायोफिलिक कोलॉइड्स, है ना, और एक होता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। क्या क्या, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अगर मान लो आपने डिस्पर्शन मीडियम पानी ले रखा है, अगर आपने डिस्पर्शन मीडियम पानी ले रखा है, तो एक को बोला जाएगा हाइड्रोफिलिक, दूसरे को बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक। इससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाती है। हाइड्रोफोबिक, अगर कोई कहे कि भाई वो तो हाइड्रोफोबिक है, दादा हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो क्या हो, जो क्या हो, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगता हो, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार हो। तो ये जो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं या फिर लायोफिलिक होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं, ये सॉल्वेंट से प्यार करते हैं, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं, सॉल्वेंट लवर्स होते हैं, ठीक है ना। और जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो लायोफोबिक होता है, वो सॉल्वेंट से दूर भागते हैं, है ना, सॉल्वेंट से दूर भागते हैं, सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं, ऑलराइट, पानी को रिपेल करते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन हो गया, लायोफिलिक और लायोफोबिक, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को प्यार करते हो, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहना चाहते हो,
है ना। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाइड्रोफिलिक ज्यादा स्टेबल होगा या हाइड्रोफोबिक। यहां तो है अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन, और यहां पर रिपल्शन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सारी दुनिया बोलती है कि सर जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो आपका हाइड्रोफिलिक होता है बेटा ये ज्यादा स्टेबल होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है ये कम स्टेबल होता है। यस, ऑब्वियस सी बात है ना। और एक चीज देखो, हाइड्रोफिलिक जो है वो स्टेबल क्यों होता है, उसका रीजन होता है सॉल्वेशन। हाइड्रोफिलिक जो होता है बेटा वो स्टेबल क्यों होता है, सॉल्वेशन रीजन होता है। आप लोगों ने पढ़ा सॉल्वेशन, जैसे मान लो Na+ है, Na+ है और वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लें अगर, यस इसी को तो आप सॉल्वेशन बोलते थे भाई। सॉल्वेशन बोल दो या फिर और क्या बोल दो सर, सॉल्वेशन बोल दो या फिर हाइड्रेशन बोल दो अगर पानी सॉल्वेंट है तो, है ना। और इसकी वजह से Na+ की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक या फिर लायोफिलिक जो सोल्ट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है बेटा, रीजन होता है सॉल्वेशन। यस, क्या रीजन होता है बेटा, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। मेरी बात समझ में आई, ऑलराइट। तो देखो एक टेबल आपके सामने दी हुई है ना, एक टेबल आपके सामने दी हुई है। इधर लिखा है लायोफिलिक सोल्स, इधर लिखा है लायोफोबिक सोल्स, और इधर लिखी है प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा आसानी से बनेगा। अरे भाई लायोफिलिक आसानी से बनेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट डालो और एकदम से मिक्स कर दो, हिला दो, बढ़िया ढंग से शेक कर दो, बन गया आपका कोलोइड। दोनों अपने आप ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन यहां तो सर दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जब रिपेल करते हैं तो अपने आप नहीं बन सकता सर, इसके लिए तो आपको स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी सर, इसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ में आएगी। अरे सोल मतलब कोलोइड होता है भाई, हद है, कान पे पड़ेगी एक जोर से, गजनी को कह रहा सोल क्या होता है, हद है मतलब। हाँ ये पैराशूट है भाई, पैराशूट, ये पैराशूट वाला है, यस। अबे सोल कोलोइड होता है। और देखो उसके बाद आया स्टेबिलिटी, यस भैया स्टेबल तो ज्यादा होता है कौन, लायोफिलिक, और ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता। देखो एक टर्म होती है कोगुलेशन, कौन सी टर्म होती है, कोगुलेशन। कोगुलेशन बोलो प्रेसिपिटेशन बोलो, बात एक ही है ना। और ये जब स्टेबल ही नहीं है तो बड़े आराम से प्रेसिपिटेट हो सकता है ना, बड़े आराम से प्रेसिपिटेट हो सकता है। फिर आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल क्यों है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हो, है ना आपने, क्योंकि एक सिंपल मिक्सिंग से ही एक सोल प्रिपरेशन किया था, एक सिंपल मिक्सिंग से ही आपने कोलोइड बनाया था। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्योंकि आपने स्पेशल केमिकल मेथड्स यूज किए थे, इस वजह से वापस अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं तो हाइड्रेशन में यह हाईली हाइड्रेटेड होता है, और हाइड्रेटेड की वजह से ही ये ज्यादा स्टेबल होता है। और यहां पर जो लायोफोबिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी वजह से इनकी हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है, स्टेबल भी बहुत ही कम होते हैं। बात ये आती है कि साहब कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो लायोफिलिक बनाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो लायोफोबिक बनाते हैं। जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस हैं जितने भी, है ना, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस है बेटा, सारे के सारे लायोफोबिक बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस है, जैसे स्टार्च हो गया, गम हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये वाले लायोफिलिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, याद रहेगा, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। क्लियर है। हाँ जी, अरे याद क्या करना है, तो समझना है ना यार, ये तो समझने वाली चीजें हैं, इसको रटना थोड़ी ना है। रटना है ये दो चीजें लास्ट वाली, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ये तो सारी याद करने वाली चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी, सॉरी समझने वाली चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा होगी, और इस केस में डिस्पर्शन मीडियम से कम होगा सरफेस टेंशन, ठीक है ना। ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है, ये जो बेटा लास्ट वाले 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको रटने हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट समझने वाले हैं जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और क्लासिफिकेशन में तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में बेटा तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और तीसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है
उसका पार्टिकल का टाइप कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। और इस केस में सबसे पहले आता है बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब क्या है, बहुत आसान। मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। भाई देखो, एक अकेला मॉलिक्यूल है जिसकी साइज बहुत छोटी है, वो कोलॉइड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो? एक अकेला मॉलिक्यूल है जिसकी साइज बहुत छोटी है, वो कोलॉइड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिले, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिले, एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन किया, और जब मिलने के बाद ये जो एग्रीगेट बना है इसकी साइज इतनी बड़ी है कि ये कोलॉइड वाली रेंज में आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे कोलॉइड्स को बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, जहां पर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की साइज छोटी होने की वजह से कोलॉइड नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलकर अगर कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हो, बहुत सारे पार्टिकल अगर आपस में मिलकर एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हो, और वो जो एग्रीगेट है अगर वो कोलॉइडल वाली रेंज में आ रहा है, दैट मींस उस तरह के कोलॉइड को बोला जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। है ना? नाम से ही पता लग रहा है ना यार, दादा नाम से ही तो पता लग रहा है। यस यस। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल लिखे हैं, देखो ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, इनके जो कोलॉइड बनते हैं, इनके जो सोल्स बनते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर सोल्स होते हैं। मतलब यहां पर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी साइज छोटी होने की वजह से कोलॉइड नहीं बनाता, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलकर कोलॉइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है? एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना। यस, जैसे मान लो 10 पार्टिकल आपस में मिले एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, उसको बोला जाएगा एग्रीगेट। ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। ये था मल्टी मॉलिक्यूलर। और एक होता है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर का मतलब इसमें जो पहले से ही पार्टिकल की साइज होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसको आप डायरेक्ट किसी डिस्पर्शन मीडियम के साथ डालो, आपका कोलॉइड बन जाएगा। यहां पर बहुत सारे पार्टिकल को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बोलो ना, मैक्रो मतलब बड़ी साइज। यहां पर जो पार्टिकल की साइज है वो पहले से ही इतनी बड़ी होती है कि आपको और कुछ पार्टिकल्स को ऐड करने की, बड़ा एग्रीगेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? ये डायरेक्ट आपका कोलॉइड बना देते हैं। इनको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बोला जाता है। और ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल याद रखियो, एग्जाम्पल याद रखना, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टीन, ये क्या है? पॉलीमर्स हैं। ये तो सिंथेटिक रबर, ये सारे के सारे मेन मेड कोलॉइड्स हैं। यस यस, ये है। ये क्या है बेटा? ये तो आप लोग पॉलीमर्स होते हैं ना ये। अरे भाई, नाइलॉन पॉलीमर होता है, पॉलीथीन पॉलीमर होता है, यस, रबड़ आपका पॉलीमर होता है ना? तो ये पार्टिकल्स की साइज काफी बड़ी होती है, ये पहले से ही बड़ी साइज में होते हैं, इसी वजह से ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड वाली कैटेगरी में आएगी। मल्टीमोलिकुलर में क्या होगा? जब साइज छोटी हो तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलके बड़ी साइज वाला पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है ठीक है, आसान है आसान है। यस यस। हाँ, कोई कह रहा सर आज तो ऐसा लग रहा है एसएसटी पढ़ रहे हो जैसे। बिल्कुल सही है भाई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसका नाम है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसको मिशेल्स भी बोलते हो, बताइयो ये कहां पढ़ा था तुमने? ये मिशेल्स कहां पढ़ी थी तुमने? दादा बोलना जरा। यस यस यस, ये मिशेल्स कहां पढ़ी थी? अरे ओबामा वाली मिशेल नहीं, मिशेल्स कहां पढ़ी है बताओ? यस यस यस। हाँ, क्लास 10th में क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स में पढ़ते थे हम लोग, है ना है ना है ना है ना? बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो इसका नाम ही पता लग रहा है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालो, व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम, जिनको आप पानी में डालो और अगर उन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, लो कंसंट्रेशन हो, तो वो बिहेव करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? वो डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में, बस सिंपल। कोई कोलॉइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, है ना? जैसे मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, आपने पानी लिया
और इस पानी के अंदर डाल दिया सोप का पार्टिकल। क्या डाल दिया? सोप का मॉलिक्यूल डाल दिया, लेकिन थोड़ी सी सोप डाली। अगर आपका सोप बहुत कम है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, सोप जाएगा और आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल होता है, सोप का एग्जांपल होता है सोडियम स्टेरेट C17H35COO -Na प्लस, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, ये क्या करेगा? आयंस में टूट जाएगा, माइनस और प्लस ऐसे आयंस में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका आयंस में तो टूट जाता है, लेकिन ऐसा आयंस में टूटना कब होता है? जब आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखी है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, और कंसंट्रेशन बढ़ा के कितनी कर दी? अलग अलग कर दी। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, एक टाइम पे आपने ऐसा देखा कि बहुत सारे सोप के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लग गए, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, और जुड़ के एक बड़ी साइज का पार्टिकल बना दिया, एक बड़ी साइज का एग्रीगेट बना दिया। इस बड़ी साइज के एग्रीगेट को बोला जाता है मिशेल। इस बड़ी साइज के एग्रीगेट को क्या बोला जाता है? मिशेल। और यही जो मिशेल होता है, ऐसे ही जो कोलॉइड्स होते हैं, उनको बोला जाता है उनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड, अबे एग्रीगेट का मतलब 4 बार तो बता दिया। एग्रीगेट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना, एक बड़ा पार्टिकल बनाना, और वो जो बड़ा पार्टिकल है दैट इज एग्रीगेट। एग्रीगेशन का मतलब ही यही होता है ना, जुड़ना। यस तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर फिर मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये है भाई, डिफरेंस सबसे पहला ये है कि वहां पर कंसंट्रेशन की बात नहीं होती। यहां पर जब कंसंट्रेशन कम है तब कोलॉइड नहीं बनेगा। यहां पर कोलॉइड तभी बनेगा जब आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की डालोगे। वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, जो मिशेल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है बेटा, उस कंसंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? CMC। मेरी बात समझ में आई क्या? वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके बाद एग्रीगेट बनना स्टार्ट होंगे, जिसके बाद पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होना स्टार्ट होंगे, उसको बोला जाता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिसके बाद मिशेल बनते हैं, उस मिनिमम टेम्परेचर को बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो सुनो सुनो, ये जो दोनों पॉइंट है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला CMC क्या है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई क्या? अरे बोलो बोलो, क्या ये चीज समझ में आई? क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके बाद मिशेल बनना स्टार्ट होंगे, जिसके बाद पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद पार्टिकल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट करेंगे। यस। और एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल बनना स्टार्ट होगी, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बेटा। और इनके जो एग्जांपल्स है, मिशेल कौन बनाता है? डिटर्जेंट्स बनाते हैं और या फिर सोप्स बनाते हैं। इसने एक एग्जांपल लिखा है कि सोप के लिए जो CMC होता है वो ये होता है, अगर इससे कम कंसंट्रेशन होगी सोप्स की, अगर साबुन का कंसंट्रेशन पानी में इससे कम है, तो ये कभी भी मिशेल नहीं बनाएगा, कभी भी कोलॉइड नहीं बनाएगा। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तभी उसका मिशेल फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो एक छोटी सी चीज, जैसे मान लो मैं सोप का मॉलिक्यूल है ना, सोप का मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला लिखूं। सोप का मॉलिक्यूल है सोडियम स्टेरेट बोला जाता है, सोडियम स्टेरेट, ठीक है ना बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C17H35CONa, है ना। देखो C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका O माइनस प्लस, ये वाला पार्ट तो कैसा है बेटा? पोलर है। अरे बोलो, पोलर है ना, माइनस प्लस। और ये वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, दिस इज हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। यस, ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है बेटा, ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। अगर ये नॉन पोलर है, अगर ये नॉन पोलर है, इसका मतलब सर ये तो हाइड्रोफोबिक होगा, है ना, पानी से दूर भागेगा। और अगर ये पोलर है, इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो आपका सोडियम स्टेरेट का मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाया जाता है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। इसमें ये वाली जो पीछे वाली चीज दिख रही है, ये है टेल, और ये क्या है? हेड। हेड में क्या आता है? ये वाला पोलर पार्ट, दिस इज योर पोलर हेड,
और ये जो टेल है वो उसमें क्या आता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, नॉन पोलर। तो जो सोडियम स्टेरेट है, जो आपका साबुन का पार्टिकल है, साबुन का जो एक मॉलिक्यूल है, उसको आप इस तरह से बना सकते हो। यस, उसको आप इस तरह से बना सकते हो, जिसमें पीछे एक हाइड्रोकार्बन की टेल लगी होगी जो नॉन पोलर होगी, और आगे एक हेड लगा होगा जो कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, देखो कितना जल्दी एकदम से तुम्हें वह जोश आ गया ना, एकदम से। अभी बोरियत लग रहा था ना, ये डायग्राम देखते एकदम से तुम्हारे मन के अंदर की भावनाएं फड़फड़ाने लगी, है ना, है ना, है ना, है ना। यस यस यस। हाँ, अब देखो, तो हुआ क्या, मान लो आपने पानी ले रखा है, ठीक है ना, आपने पानी ले रखा है और इस पानी के अंदर साबुन मिला दिया, ठीक है ना, क्या मिला दिया बेटा, साबुन मिला दिया। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन थी, कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन से कम है। साबुन की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तो क्या होगा, तो सर होगा कुछ ऐसा, ये जो हेड वाला पार्ट है ये ऐसा रहेगा, साबुन का पार्टिकल ऐसे ऐसे, इसके अंदर साबुन का पार्टिकल इस तरह से रहेगा। देखो ये वाला पार्ट पोलर है, पानी भी पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच इंटरेक्शन होगा, ये साबुन का पार्टिकल इस तरह से पड़ा रहेगा। अब आप क्या किए, सुनो, अब आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो साबुन की, और जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो अब साबुन की जो कंसंट्रेशन है वो सीएमसी या के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगी। तब समझना क्या होगा, कंसंट्रेशन या तो इक्वल या फिर सीएमसी के इक्वल होगी, है ना, या फिर उससे ज्यादा होगी। तो अब सुनो, इस केस में क्या होता है, इस केस में होगा मिशेल फॉर्मेशन। इस केस में क्या बनेगा सर, मिशेल बनेगा। और मिशेल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बहुत सारे सोप के पार्टिकल आपस में जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे सोप के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, बहुत सारे सोप के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये देखो, बहुत सारे सोप के पार्टिकल आपस में जुड़ गए, बहुत सारे इस तरह से, और ये बन गया एग्रीगेट जिसको बोलते हो आप मिशेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या, ये बन गया आपका एग्रीगेट जिसको क्या बोला जाता है, मिशेल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मिशेल बनता है तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। मेरी बात समझ में आई क्या, दादा बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है बेटा वो बाहर की तरफ होता है, वो बाहर की तरफ होता है। ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है ना, जो डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया गया वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। इस तरह से आपकी मिशेल का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करते हैं कि आपका जो साबुन है, आपका जो साबुन है वो कैसे कपड़े से मैल को हटा देता है ना, जो ऑयली इंप्योरिटीज होते हैं, ऑयली या फिर ग्रीसी जो लग जाती है ना, दाग लग जाते हैं, उनको कैसे हटा देता है ना। तो इसका अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप और बता दो। अगर आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट लंबा है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जितना बड़ा होगा सीएमसी उतना ही कम होगा। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है, ठीक है बेटा। आपका ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है बेटा, ये जितना बड़ा होगा उस साबुन के लिए क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की, कि कैसे, जैसे मान लो आपका कपड़ा है ना, खाना खा रहे थे आप लोग एक दिन, ये आपका कपड़ा है, ठीक है, और इस कपड़े के ऊपर गिर गया कौन, ऑयल गिर गया, है ना, क्या, ऑयल गिर गया। अब ये जो ऑयल होता है ना बेटा, जनरली ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑयल जो होता है कैसा होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, अगर आप इसको हटाने के लिए किसको यूज करोगे, साबुन को यूज करोगे, है ना, साबुन को यूज करोगे। तो जो साबुन है, अभी आपने कहा भाई साबुन में दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो है हाइड्रोफोबिक, ये रहा हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये है हाइड्रोफिलिक, है ना, और जो टेल है बेटा वो है हाइड्रोफोबिक। बताओ टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये नॉन पोलर इंप्योरिटी है, अगर ये नॉन पोलर इंप्योरिटी है तो इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट या हाइड्रोफिलिक। भाई ये नॉन पोलर है तो उसके साथ नॉन पोलर इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो साबुन का पार्टिकल है उसका टेल अब की बार अंदर की तरफ रहेगा और जो हेड है वो बाहर की तरफ रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्योंकि आपकी जो इंप्योरिटी है
ये जो दाग है वो कैसा है, ऑयली है, और ऑयली मतलब नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर ही इंटरेक्ट कर सकता है। इसी वजह से आपका जो साबुन है उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इस ऑयली ग्रीस के साथ। यस यस, मेरी बात समझ में आई। और ऐसा करके देखो, ये इस तरह का मिशल बन जाएगा, इस तरह का मिशल बन जाएगा। ये आपका वो ये है वो दाग है ना, वो ग्रीस या फिर ऑयली वो चीज जो आपके कपड़े पे लगी हुई है, इसके चारों तरफ देखो सोप के पार्टिकल ऐसे इकट्ठे हो गए। यस यस, ऐसे इकट्ठे हो गए। बाहर की तरफ है बेटा कौन सा पार्ट, हाइड्रोफिलिक, और अंदर की तरफ है हाइड्रोफोबिक। अब क्या करोगे आप, अब आप जैसे इसके ऊपर पानी डालोगे, यस यस, जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी को कौन अट्रैक्ट करेगा, पानी जो है वो पानी किसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाले पार्ट को, हाइड्रोफिलिक पार्ट को इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी में चला जाएगा, और पानी के साथ साथ इस मिशल के साथ साथ, इस मिशल के साथ साथ जो इसके अंदर इंप्योरिटी थी वो भी पानी में चली जाएगी। यस, जो दाग थे है ना, वो भी, जो ऑयली ड्रॉपलेट थी वो भी इसके साथ पानी में चली जाएगी और आपके कपड़े से हट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस 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 बेटा, क्या ये मेरी बात समझ में आई क्या? क्या ये चीज समझ में आई आपको? जो सिंपल सी कहानी, ऐसे ध्यान रखो ना, जो आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट थी जो आपके कपड़े पे गिर गई थी, उसके चारों तरफ क्या करेगा, साबुन मिशेल का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसमें जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। अब जैसे उस पर आप पानी डालोगे, पानी जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो मिशेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मिशेल में हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ था। यस, तो इस हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से ये जो मिशेल है ये एज इट इज पानी में चली जाएगी, और इस मिशेल के साथ साथ ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट थी वो भी पानी में चली जाएगी, और जो आपका कपड़ा वो एकदम चमकदार हो जाएगा, जबरदस्त। यस यस, हो जाएगा। अब एक चीज आप ये भी नोट करो, एक चीज ये भी नोट करो कि ये जो ऑयली सब्सटेंस है इसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट पानी डालोगे ना तो ये ऑयली सब्सटेंस हटेगा नहीं, है ना। डायरेक्ट पानी डालोगे ना तो ऑयली सब्सटेंस नहीं हटेगा। इसका एक रीजन है क्या, कि ऑयल होता है नॉन पोलर और जो पानी होता है वो होता है पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो इन दोनों को इंटरेक्ट करवाने के लिए एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है साबुन। ये जो साबुन है, सोप का मॉलिक्यूल है, ये इन दोनों को इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ लाता है ना। ऑयल और पानी को इंटरेक्ट करवाने में किसका योगदान रहता है, साबुन का योगदान रहता है। ऐसे सब्सटेंसेस को इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोला जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इमल्शन बोला जाता है, इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोला जाता है। जब दो चीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हो तो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, किसकी, साबुन की। जैसे मान लो आपके चेहरे पे ऑयल आ जाता है ना, ऑयल आ गया तो उसको हटाने, अगर आप डायरेक्ट पानी से धोगे तो ऑयल नहीं हटता, हम क्या यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, है ना। क्योंकि वो जो साबुन है, जो फेस वॉश है, वो क्या करेगा, उस पानी और जो आपके चेहरे पे ऑयल है उसको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से यारी दोस्ती करवाएगा, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ऑलराइट, आइए फिर, आइए देखो, ये वाला क्वेश्चन है जेई 2023 में पूछा गया। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, जल्दी बताओ। अरे हाँ हाँ, इतना ही पढ़ाएंगे, ये एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। हाँ, ये वाला बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ियो, जेई 2023 का क्वेश्चन है। देखो यहां पर कहता है, यहां पर कहता है बेटा आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, सर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसमें कई लोग मात खा जाते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ते। कैसा है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जब मिशेल बनेगा तो नॉन पोलर पार्ट बाहर की तरफ रहेगा और पोलर पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस, अभी तक तो हम लोग सॉल्वेंट पानी लेके चल रहे थे, तो जब सॉल्वेंट पानी था तो पोलर पार्ट बाहर की तरफ था, नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ था। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, नॉन पोलर वाला पार्ट। नॉन पोलर वाला पार्ट मतलब कौन सा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बेटा बाहर रहेगा और हाइड्रोफिलिक अंदर रहेगा, है ना। तो ये वाला इस केस में करेक्ट है, और ये ए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है ना। तो ये वाला चीज है, इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं बच्चे जनरली, आपको नहीं करनी है। देखो 2022 का क्वेश्चन है, यस 2022 का क्वेश्चन है, यूजिंग वेरी लिटिल सोप व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। क्यों? थोड़ा सा साबुन लगाओगे तो भैया साफ नहीं होगा कपड़ा। क्यों? क्योंकि साबुन कम है, साबुन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, और क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो मिशेल नहीं बनेगा, मिशेल नहीं बनेगा तो साबुन अपना
क्लींजिंग एक्शन सोप क्लींजिंग एक्शन शो नहीं कर पाएगा, है ना। देखो ये लिखा है द मिशेल्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप बिलो इट्स सीएमसी वैल्यू, है ना। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो आप कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखो 2021 का क्वेश्चन करवाता हूं, एक ये रहा 2021 का क्वेश्चन। कहता है लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। क्यों? बिकॉज लायोफिलिक में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सॉल्वेशन हो जाता है, खत्म। देख रहे हो आप कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको 2-3 बार चीजें याद करनी पड़ेगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, खत्म। यस, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। 2020 का क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन देखो। कहता है क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद क्या होना है, अबोव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस। जिस टेम्परेचर के बाद मिशेल बनना स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को आप क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यस, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। मैं सोच तो रहा था थोड़ा और ज्यादा पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, कल वाली क्लास, कल वाली क्लास जो कि आप लोगों की मेरे साथ, है ना, हमारी एक दूसरे के साथ अंतिम क्लास होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, और ये जो चैप्टर है इसको भी हम लोग अगली क्लास में खत्म कर देंगे। तो बेटा आज का होमवर्क क्या है ना, मैं आपको होमवर्क बता देता हूं बेटा। रिवीजन करना थोड़ा सा जाके इसको घर पे, है ना, आप लोग इसको रिवाइज करें सबसे पहली चीज, फिर उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करें, ठीक है ना। आपको डीपीपी मिल जाएगी आज, लास्ट वाली क्लास में नहीं मिली थी। आप डीपीपी सॉल्व करें। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, सारे लोग आना भैया, लास्ट क्लास है अपनी। ऑल राइट, तो चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने आप लोगों के 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, है ना, क्योंकि हमें टॉपिक को खत्म करना था, इसी वजह से लिया, है ना। तो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू ऑल।